इस गोल्ड माइन का, इस कंज्यूमर बेस का ये फायदा क्यों नहीं उठा रहे? वहां से क्यों ऑर्डर्स जनरेट नहीं हो रहे हैं? वहां से क्यों कन्वर्जन फनल्स नहीं बन रही है? वहां से क्यों अपने ऑडियंस को कस्टमर में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और बिना मार्केटिंग का गेम समझे ये अपना 60% पैसा मार्केटिंग पे हर महीना लगाए जा रहे थे। बिजनेस तो तबाह होना ही था। तो हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागिया। स्वागत है आपका द बिजनेस पंडित यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम लोग शार्क टैंक इंडिया पे आए हुए बिजनेसेस का एनालिसिस कर रहे हैं। वहां से मैं आपको बिजनेस लेसन निकाल के दे रहा हूं। बढ़ते बढ़ते इस सीरीज में आज हम बढ़ गए हैं और आज जो स्टार्टअप हम लोग एनालाइज करने वाले हैं वो है आस्थे। इस आस्थे स्टार्टअप को जीविका और कनुप्रिया बहन लेके आई। इनका ब्रांड एक साइज इंक्लूसिव एथलीजर वेयर बनाता है। 4 बिजनेस लेसन्स मैं इनके बिजनेस में से निकाल के लेके आया हूँ, जिसको आपको भी सीखोगे और अपने स्टार्टअप और बिजनेस में अप्लाई करोगे, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। इन्होंने क्या गलती करी और क्या चीज़ सही करी, मैं उस पर बात करता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा कि इनके पास कोई भी सस्टेनेबल डिफरेंशिएटर नहीं था। तो नो सस्टेनेबल डिफरेंशिएटर इज द फर्स्ट बिजनेस लेसन जो हमें इनसे सीखना है। देखो भाई, इन्होंने बोला कि हम लोग 100% रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर से अपने कपड़े बनाते हैं और वो इनका सस्टेनेबिलिटी फैक्टर है कि कुछ चीज़ ये रिसाइकिल कर रही हैं, कुछ चीज़ ये रीयूज़ कर रही हैं, जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट के लिए और इनकी कंपनी के लिए वो चीज़ अच्छी पड़ती है। हाँ, हालांकि इनके सारे प्रोडक्ट्स वैसे नहीं थे, कुछ कॉटन बेस्ड भी थे, पर जहाँ जहाँ लग सकता है, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, ये रिसाइकिल्ड पॉलिएस्टर 100% रिसाइकिल्ड पॉलिएस्टर के प्रोडक्ट्स में। अब ये बात वैसे तो सुनने में अच्छी लग रही है, बट मेरे को एक बताओ, एक धंधा, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कस्टमर को रत्ती मात्र भी फर्क पड़ता है कि उसके जो कपड़े हैं वो रिसाइकिल्ड पॉलिएस्टर से बने हैं या न्यू ओरिजिनल पॉलिएस्टर से बने हैं? आई डोंट थिंक कि वो फर्क डालता है। जब आप कपड़े खरीदने जाते हो, या क्योंकि फीमेल ब्रांड है, तो जब कोई फीमेल कपड़े खरीदने जाती है तो बेसिकली वो रिसाइकिल्ड मटेरियल है या वो ओरिजिनल फर्स्ट हैंड मटेरियल है, उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं। तो इन्होंने जो अपनी यूएसपी बोली कि जी पहली यूएसपी तो हमारा सस्टेनेबिलिटी है, बट सस्टेनेबिलिटी जैसे कि मैंने बोला डज नॉट प्ले अ वेरी स्ट्रॉन्ग रोल इन द मार्केट। दूसरा इन्होंने बोला हमारे डिजाइन, तो जो लेगिंग्स के, जो टी शर्ट्स के ये लोग डिजाइन बना के दे रहे थे, वो स्पोर्ट्स वेयर लेगिंग्स हो गई जिसको आप अपने ऑफिस वगैरह में पहन सकते हो, डेली वेयर में पहन सकते हो। इन्होंने बोला हमारे डिजाइन ज्यादा हमारी यूएसपी। अब डिजाइन की मैं बात करूं तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है ना जहां पे हर 5वां कपड़ा एक जैसा सा लगता है, जहां पे आप, क्योंकि ये एथलीजर में है, ये एथलीट कैटेगरी को टच करती हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा उसमें ट्रेंडीनेस, फंकीनेस नहीं ला सकती हैं। लेजर में है तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो क्या बना रही हैं और डिजाइन सेंस बहुत ही सटल और मिनिमल रखनी पड़ेगी। तो अगेन वो दोनों कैटेगरी ऐसी हैं जहां पे बहुत ज्यादा डिजाइन्स के साथ आप प्ले कर नहीं सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आप सिंपल डिजाइन रख के मार्केट में घुसने की कोशिश करते हो कि यार मैं क्या करूंगा ना, मैं ना बिल्कुल सिंपल डिजाइन रखूंगा और मैं क्या है ना एक मिनिमलिस्टिक वाली फील मार्केट में दूंगा अपने प्रोडक्ट के थ्रू। अगर आप उस कैटेगरी से, उस नजरिए से, उस टारगेट के साथ ही मार्केट में घुसते हो तो वहां पे डिजाइन आपकी स्पेशलिटी नहीं रह जाता है, क्योंकि मिनिमलिज्म किसी किसी इंडस्ट्री में ही एज अ स्ट्रॉन्ग बैरियर या एज अ स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएटर काम करता है। हर इंडस्ट्री में वो नहीं चलेगा। दूसरा, इन्होंने खुद ही अपने पिच में बताया कि यार 30 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 30 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं और स्पेशली ये जो एथलीजर में जो एक कैटेगरी है वियरेबल, कपड़ों का कोई भी चीज हो जाए यार, उसमें इतना क्राउडनेस है, इतना अनब्रांडेड कपड़े, अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं कि उस कैटेगरी में, कपड़ों की कैटेगरी में ब्रांड बनाना इज नॉट अ वेरी इजी थिंग। उसमें भी जब आप एक ऐसी कैटेगरी पकड़ लेते हो, ऐसी फॉर्मेट के साथ, साइज इंक्लूसिवनेस के साथ, वो और ज्यादा मुश्किल बना देता है उसे जीतना। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि जीती नहीं जा सकती है, बट मैं कह रहा हूँ मुश्किल है बनाना। दूसरा बिजनेस लेसन पे मैं बढ़ रहा हूँ जो कि है नो स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। इन्होंने बार बार अपने पिच में बोला कि हमने एक ब्रांड बना लिया है, हमारी ब्रांडिंग हो गई है, हमने ब्रांडिंग पे अभी तक खर्चा किया है, हमारा ब्रांड स्टैब्लिश हो गया, अब बस हमें सेल करना है। मैम, मैं जरा ब्रांडिंग की बात करूं ना, अगर आपके सेल्स नंबर पे आता हूं, अप्रैल, मई, जून 2023 में 50 लाख टोटल 1.5 करोड़ की सेल करी है, लेकिन 30 लाख हर महीना मार्केटिंग पे खर्चा किया है। 90 लाख रुपया मार्केटिंग में
फूंका है, लगाया है, उसके बाद ही 50 लाख की सेल आई है। जब आपको रियलाइज हुआ कि हम मार्केटिंग पे और ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, हमारा वहाँ से स्पेंडिंग ROI नहीं कर रहा, हमारा वहाँ से इकोनॉमिक्स ही नहीं बैठ रही, वी आर इन लॉसेज, आपने मार्केटिंग एकदम से बंद कर दी। और जैसे ही आपने मार्केटिंग बंद करी, नवंबर 2023 में आपकी सेल 50 लाख से, जो जून में 50 लाख थी, वो नवंबर 2023 में वो सेल एकदम गिर के 1.25 लाख रह गई। इतना शिफ्ट हो गया बिकॉज आपने मार्केटिंग एकदम खत्म कर दिया। 1 करोड़ के करीब तो आपने इसी साल में मार्केटिंग में फूंक दिया यार। 30 लाख तो आपने अप्रैल में जून में ही फूंक दिया था। उसके बाद आपने जितना फंड उठाया, लगभग 10 करोड़ के करीब का आपने फंडिंग उठाई है और सारी की सारी मार्केटिंग में लगा दी है। 50 लाख की सेल पे 30% अगर आप मार्केटिंग में खर्च कर रहे हो तो मतलब लगभग 60% आप अपना पैसा मार्केटिंग में लगा रहे हो। इतने हाई मार्केटिंग स्पेंड के साथ आप अपनी सेल ड्राइव करते चल रहे थे और जैसे कि हुआ कि जैसी मार्केटिंग खत्म करी वैसी सेल खत्म हो गई। क्या इस चीज को आप ब्रांड बनाना कहते? क्या कस्टमर, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या कस्टमर आपका माल इसलिए खरीद रहा था कि वो आप मार्केटिंग कर रहे थे या इसलिए खरीद रहा था उसे पसंद आ रहा था? ये बहुत बड़ा सवाल। बिकॉज रिपीट रेट के बारे में पूरी पिच में कहीं बात नहीं करी गई जितने ऑन एयर हुई, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता। मेरे को लगता है कि रिपीट रेट इनका ज्यादा है भी नहीं, बिकॉज अगर रिपीट रेट होता तो सेल 50 लाख से गिर के एकदम 1.25 लाख पे तो नहीं आती। मतलब ब्रांड तो अभी तक इनका स्टेब्लिश हुआ नहीं है, अभी भी लोग कहीं और से ही कपड़े खरीद रहे हैं, इनके कपड़े खरीद नहीं रहे हैं। शायद इन्होंने कंज्यूमर को भी अच्छे से नहीं जाना है, नहीं समझा है, जिसकी वजह से शायद इनके कपड़े मार्केट में एक्सेप्ट ही नहीं हो रहे, लोग खरीद ही नहीं रहे, मांग ही नहीं रहे, पुल ही नहीं है। 1.25 लाख मंथली सेल है यार, विदाउट मार्केटिंग स्पेंड। मार्केटिंग बढ़ा लो, ये मार्केटिंग की कंपनी थोड़ी है, प्रोडक्ट की कंपनी है। ये किस तरह का ब्रांड वैल्यू इन्होंने स्टैब्लिश किया है और जिसको ये बार बार क्लेम कर रही है कि इन्होंने स्टैब्लिश किया, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज मेरे नजरिए से तो कोई भी ब्रांड नहीं, बस एक धंधा है कि यार सब बेच रहे हैं तो मैं भी बेच लेता हूँ। गैम्बल है कि पता चल गया तो चल गया, नहीं चला तो कोई बात नहीं, महीने में 1 आध यूनिट बिक गई, 200 500 600 700 की सेल हो गई तो काफ़ी है। फिर भी 2 लाख की सेल हो रही है तो मैं तो तालियां बजाना चाहता हूँ इनका इस बात पे। अगले बिजनेस लेसन में बढ़ता हूँ जो कि है फाइनेंशियल मिसहैंडलिंग। अब देखो ये ना बहुत कॉमन रीज़न होता है, जैसे ही किसी स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है उसकी ये रीज़न बहुत हाई चांसेस बढ़ जाते हैं कि इस रीज़न की वजह से वो स्टार्टअप डूबे। यही इनके साथ हुआ, जैसे इनको फंडिंग मिली, इनकी फाइनेंशियल मिसहैंडलिंग इतनी हो गई कि इनका बिजनेस आज ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। मैं बात करूं तो आज इनके पास कोई भी बड़ा मेजर एसेट बिजनेस में नहीं है। 1 करोड़ के लाइबिलिटी इनके सर पे है, जो कि सारी मेटा एड्स की लाइबिलिटी है। मतलब जो ऊपर 10 करोड़ की फंडिंग मार्केट में जला दी वो तो जला दी, अब उसमें से 1 करोड़ रुपया अभी और है जो एड्स के नाम के मेटा को देने हैं और उसको दिए नहीं है, और वो वसूल के तो रहेगा क्योंकि 1 करोड़ की अमाउंट तो कोई भी कंपनी नहीं छोड़ेगी। 30 लाख के रिसीवेबल्स हैं इनके पास, और मार्केट में से 30 लाख रुपए इनको उठाना, इन्होंने माल दे रखा है, अभी उसकी पेमेंट नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि माल आगे बिका नहीं होगा, इसलिए रिटेलर के पास पैसे नहीं है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास पैसे नहीं है, इसलिए इनको पैसे नहीं मिल रहे। 30 लाख की रिसीवेबल्स चल रही है, वो भी डिलेड है। मतलब उसकी एक्सपायरी डेट या मैच्योरिटी डेट पहले थी, ड्यू डेट उस पेमेंट की पहले थी, अभी तक वो पेमेंट मिली नहीं है। मतलब माल जब सोचा गया था कि उस तारीख तक बिक जाएगा, नहीं बिका है, उससे लेट चल रहा है और माल अभी तक नहीं बिका है, इस वजह से इनकी पेमेंट अभी तक अटकी पड़ी है। 30 लाख की डिलेड मैं कहूँ रीपेमेंट या डिलेड रिसीवेबल्स का मतलब यही है कि आपका माल मार्केट में एक्सेप्ट नहीं किया गया है, योर प्रोडक्ट स्टिल नॉट फिट फॉर द मार्केट फॉर द कंज्यूमर। इन्होंने बोला कि इनके पास कोई भी बैंक बैलेंस ही नहीं बचा यार। मतलब इतना कॉन्फिडेंस से इन्होंने बोल दिया कि आई हैव नो बैंक बैलेंस, कोई कैश, कोई बैंक, कुछ कहीं कुछ पैसा नहीं बचा है मेरा बिजनेस का, सारा पैसा मैंने मार्केटिंग में लगा दिया है और अब मार्केटिंग भी मेरे को बंद करनी पड़ी है, कोई ऑर्डर स्पेंडिंग नहीं है, पैसा बिजनेस में आता हुआ कहीं से नहीं दिख रहा है। हाँ, एक जगह है जो थोड़ी सी उम्मीद की किरण दे रही है, वो इनके पास 1.5 से 2 करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी हुई है। बट मेरा सवाल है क्यों? क्योंकि ये इन्वेंट्री आज से नहीं पड़ी हुई, ये इन्वेंट्री पिछले 6 महीने से पड़ी हुई है। जब तुम्हें पता है कि मेरे सर पे 1 करोड़ का कर्जा है, मैं एड्स को देने हैं, और ये तो केवल 1 करोड़ एड्स का खर्चा है, सप्लायर वगैरह की पेमेंट कहीं रुकी होगी, किसी एम्प्लॉय की डिफर्ड सैलरी होगी, वो सारी बातें अलग है। जब पता है कि मेरे सर पे 1 करोड़ से ज़्यादा की लाइबिलिटी है, 1.5 करोड़ की लाइबिलिटी है, तब भी मैं 2 करोड़ की इन्वेंट्री होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, वो भी पिछले 6 महीने से, दैट मेक्स नो सेंस। उस इन्वेंट्री को बेचो ना यार। टीम साइज इन्होंने घटा दिया, खत्म कर दिया, सारी टीम इन्होंने खत्म कर दी, केवल ये 2 फाउंडर्स ही बचे बिकॉज सैलरी देने के पैसे नहीं थे हैं। और अब ये दोनों, अब
एक्चुअल में जैसे विनीता ने बोला, होना क्या चाहिए कि ये दोनों अपना माल ले लेके दुकान पे जाएं, डिस्काउंट में माल बेच दें यार। कब कुछ तो पैसा आए बिजनेस में, कैसे पहले लायबिलिटी तो पे ऑफ हो, उसके बाद सोचेंगे बिजनेस का क्या करना है। मेरा मानना है 2 करोड़ की लायबिलिटी है, 2 करोड़ का इन्वेंट्री इनके पास पड़ी हुई है, उसको बेचो, पौने 1.5 करोड़ में भी बिकती है तो बेचो। 30 लाख के इनके पास रिसीवेबल्स पड़े हैं, किसी तरीके से वो निकालने की कोशिश करो। 1 लाख की मेटा की उसकी लायबिलिटी बची है और ऊपर नीचे की लायबिलिटी होगी, सारी लायबिलिटी निकाल के इसको दफा दफा करो, पैसा कैश अपने हाथ में, नेट मार्जिन पकड़ो। जो इतनी बड़ी इन्वेंट्री के साथ तुम पिछले 6 महीने से बैठे हो, मुझे समझ में है किस चीज़ का इंतजार हो रहा है। 6 महीने से क्यों ब्लॉक कर रखी है वो इन्वेंट्री अपने स्टोर हाउस में, वेयर हाउस में, उसको निकालते क्यों नहीं है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। बहरहाल मैं बढ़ता हूँ अपने 4th रीजन पे, दैट इज अंडर राइटिंग द गोल्ड माइन। देखो इनके बिजनेस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग गोल्ड माइन है, जिसको मेरे को लग रहा है कि ये लोग ना बहुत ही वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उसको अंडर राइट कर रहे हैं, अंडरमाइन कर रहे हैं। क्या गोल्ड माइन है? 2 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इन्होंने बताया इनके पास है। 2 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स आज के टाइम पे बनाना इज नॉट अ जोक। और अगर उतने लोग इनके साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इस गोल्ड माइन का, इस कंज्यूमर बेस का ये फायदा क्यों नहीं उठा रहे। वहाँ से क्यों ऑर्डर्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, वहाँ से क्यों कन्वर्जन फनल्स नहीं बन रही हैं, वहाँ से क्यों अपने ऑडियंस को कस्टमर में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोग कर ही नहीं रहे। Why I am saying this with so much confidence? Because पिच देख के समझ में आ रहा है कि ये लोग नहीं कर रहे। इन्होंने क्या बोला कि हमारे कुछ कंटेंट, जब इनका इंस्टाग्राम की प्रोफाइल दिखाई गई टैंक में, तो इनका कुछ कंटेंट वाज लाइक इंटरैक्टिव कंटेंट, कुछ कंटेंट वाज लाइक चलो ठीक है बस देख के रवाना करो। क्या आपको पता है सोशल मीडिया कैसे कम करता है? जीविका कनुप्रिया जी, ये दोनों फॉरेन से जाके पढ़ाई करके आई हैं। एक ने फाइनेंस और मार्केटिंग में डुअल डिग्री ली है, एक MBA करके आई है, मास्टर्स करके आई है अपनी कोलंबिया से। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग मार्केटिंग के क्या फंडे पकड़ के आए। सोशल मीडिया मार्केटिंग की बेसिक भी यदि मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम पे तुम्हारे जितने फॉलोअर्स हैं उतनी तुम्हारी पोस्ट की कभी रीच रहती नहीं। इंस्टाग्राम पहले ऑलमोस्ट 10% तुम्हारे फॉलोअर्स को तुम्हारी पोस्ट भेजता है और उसके बाद वो 10% लोग जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिस परसेंटेज में रिएक्ट करते हैं, जिस लेवल का उस पोस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, तब डिसाइड किया जाता है कि ये पोस्ट आगे लोगों को और फॉलोअर्स को दिखानी है या नहीं दिखानी। ये एक ऐसा कंटेंट बना रहे हैं बीच बीच में जहां से लोग इंटरैक्ट ही नहीं करेंगे, जहां पे लोगों का कोई एक्शन नहीं है, कोई CTA नहीं है, बस देखो और खत्म करो। ऐसा कंटेंट को बीच बीच में जब ये अपने फीड में घुसा देंगे वो आगे प्रमोट होगा ही नहीं। और क्योंकि ये चीज इनके फीड के बीच में घुस रही है तो जो बाकी परफॉर्मिंग पोस्ट है, जो बाकी परफॉर्मिंग के फीड है, वो भी परफॉर्म नहीं करेगा। इनका ओवरऑल चैनल का रीच गिर जाएगा, इनका ओवरऑल सोशल मीडिया अकाउंट ऑलमोस्ट डेड की स्टेज पे चला जाएगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आज कंपनियां हाथ पैर मार रही हैं ऐसा कंटेंट बनाने में, क्या मेरा हर कंटेंट के साथ मेरा कस्टमर जो है इंगेज करे, मेरा ऑडियंस जो है वो इंटरैक्ट करे, लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे। हम लोग यूट्यूबर्स तमाम चीज़ें बोल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे तमाम चीज़ें हो रही हैं, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सेव कर दो, ये कर लो, वो कर लो, कमेंट करो। ये किसी तरीके से मेरा कस्टमर मेरे साथ इंटरैक्ट तो करे सोशल मीडिया पे। उसके बावजूद भी हम अगर 10 पोस्ट इंस्टाग्राम पे डालते हैं ना तो कोई 1-2 जाके उसमें से कुछ ठीक ठाक परफॉर्म करती हैं। ये कह रहे हैं कि हम यार 10 तो डाल रहे हैं पर उसमें से ठीक ठाक परफॉर्म करने वाले की है ही 5, बाकी 5 वेस्ट है। तो जब वो बाकी 5 वेस्ट है जो केवल देखने के लिए, तो तुम वो कर क्यों रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक तो चीज़ है कि तुम्हारे वैसे ही चांसेस कम है बिकॉज ऑफ इतना सारा यूसेज जो सोशल मीडिया का हो गया है। इंस्टाग्राम, जो हर बिजनेस इंस्टाग्राम यूज कर रहा है, एक तो तुम्हारे चांसेस ही कम है कि केवल 20% कंटेंट ही तुम्हारा चलेगा, उसमें से भी तुम अपने चांसेस और कम कर रहे हो ये ऐसा कंटेंट डाल के जो कभी इंटरैक्शन के लिए बना ही नहीं है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने कंटेंट मार्केटिंग का गेम अब तक नहीं समझा है, इन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का, बेसिकली मार्केटिंग का इन्होंने कोई गेम ही नहीं समझा। और बिना मार्केटिंग का गेम समझे ये अपना 60% पैसा मार्केटिंग पे हर महीना लगाए जा रहे थे, बिजनेस तो तबाह होना ही था। विद दीज 4 रीजंस मेरे को लगता है इनका बिजनेस खत्म होने की ऑलमोस्ट कगार पे है। लास्ट फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है कि यार कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में ना बहुत छोटा सा गैप होता है।
जिस तरीके से ये टैंक में बोल रहे थे कि हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, हमारा कंटेंट तो देखो ऐसा है कि कुछ कंटेंट इंटरैक्ट के लिए बना ही नहीं, ये सारी बातें जैसे ये लोग टैंक में कन्वे कर रहे थे, जैसे ये जीविका मैम बोल रही थी, बहुत ही थोड़ा मेरे को डिफरेंस लगा कि शायद ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली लाइन पे जा रहा है। शायद जैसे इन्होंने बार बार बोला कि हमारा ब्रांड बन गया, ब्रांड बन गया, ब्रांड बन गया, मैं आपको रीजंस दे चुका हूँ कि क्यों इनका ब्रांड नहीं बना है अभी तक। तो इनको लग रहा है इन्होंने बहुत कुछ कर दिया है पर नहीं किया है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना है, मेरे को उस चीज़ का डर है। दूसरा चीज़, जैसे कि मैंने बोला कि जो भी इन्वेंट्री पड़ी है उसे निकालो, अपने लाइबिलिटी को मेटा के साथ जो लाइबिलिटी है 1 करोड़ की उसे सेटल करो, बाकी जो सप्लायर्स एम्प्लॉयज वगैरह का जो भी पैसा कहीं अटका हुआ है वो निकालो, 20-25 लाख रुपए तुम्हारे पास नेट बचेंगे, उस पैसे को आपस में दोनों जीविका बहन और कनुप्रिया बहन आपस में बांटो और फिर देखो कि भैया तुम्हें जॉब करनी है आगे या दूसरा बिजनेस स्टैब्लिश करना है, क्योंकि ये धंधा तो नहीं चलने वाला है। और लास्ट वर्डिक्ट मेरा ये है कि भैया मिड लग्जरी प्राइसिंग के साथ जो प्राइसिंग इनकी है कि एवरेज मार्केट एवरेज से ज़्यादा की इन्होंने प्राइसिंग रखी है, मिड लग्जरी प्राइसिंग के साथ डेली वियर ब्रांड with no USP in a crowded market is complete suicide। दोबारा से रिपीट करता हूँ, मिड लग्जरी प्राइसिंग डेली इन अ डेली वियर कैटेगरी with no USP in a crowded industry is committing suicide। और इन्हीं 4-5 कारणों की वजह से इनका बिजनेस नहीं चलेगा, खत्म, प्रोडक्ट खत्म, बिजनेस खत्म। दिस इज माई फाइनल वर्डिक्ट। आई होप ये वीडियो आप लोग इतना पसंद करो कि आस्ते की टीम में से कोई देखे और शायद इससे कुछ रिलेट कर पाए, कुछ सीख पाए। और तब तक बाकी स्टार्टअप फाउंडर्स और बिजनेस ओनर्स जो मेरी वीडियो रोजाना देख रहे हैं उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही। आई होप आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो फॉर दिस वीडियो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।